मैं सिमरन आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ एकलव्य एजुकेशन में। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये जो टॉपिक है आपका है क्लास 12th का बायोलॉजी का। और ये आपका हम जैसे कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इस सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन है। सो अगर आप वो चैप्टर सबसे पहले पढ़ें आई वुड सजेस्ट, उसके बाद आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कवर करें तो आपके लिए चीज़ें समझना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन द टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर है ही है, बट आपकी सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो आपके टॉपिक जो हम अब कवर कर रहे हैं ये आपके सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो हम जो अपना आज का टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे जिसका टाइटल है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजीज हैं हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपकी प्रॉब्लम्स और उसके बाद हम कवर करेंगे स्ट्रैटेजीज। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हम जो आजकल फेस कर रहे हैं वो है आपकी ओवर पॉपुलेशन। Now why overpopulation is a problem? Overpopulation is a problem because now अब आपकी population जो है इतनी बढ़ती जा रही है तो उससे क्या होगा, आपके बेसिकली जो लाइव स्टॉक है उस पे प्रेशर बढ़ेगा, आपका लाइव स्टॉक पे भी प्रेशर बढ़ेगा, आपके आपकी हर चीज़ें महंगी होंगी, फ्यूल पे आपका जो है बढ़ेगा प्रेशर, देन आपके इन्वायरमेंट जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इलिटरेसी रेट बढ़ेगा, देन एंड विच इज अल्टीमेटली इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। तो आपका इन जनरल हम कहें कि आपका बर्डन पड़ेगा टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ओवर पॉपुलेशन से। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कई बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, आइदर जो होते हैं कि आपके कई आपने सुने होंगे जो ट्विंस बच्चे जो आपस में जुड़े हुए हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके बचपन से ही मेंटली इल होते हैं, या बचपन से ही उनके अंदर कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज होती हैं जिसके थ्रू वो चल नहीं पाते या अच्छे से बात नहीं कर पाते। तो उन सब प्रॉब्लम को हम डिफॉर्मिटीज कह सकते हैं जो फ्रॉम बर्थ है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपकी राइट फ्रॉम बर्थ है उनको हम डिफॉर्मिटीज कहेंगे इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, विच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, देन थर्ड प्रॉब्लम है आपकी इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी ऑफ मदर एज वेल एज इन्फेंट। इंक्रीज्ड mortality of mother as well as infant। इसका मतलब हुआ, मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि कितने इंडिविजुअल्स की आपकी डेथ हो रही है पर ईयर। तो आपके मतलब अगर आपकी हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी तो आपके मदर और जिसके चाइल्ड है उनकी भी मोर्टेलिटी रेट हाई होगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। देन अनदर प्रॉब्लम इज योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिन्हें हम STDs बोलते हैं।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिनको हम एसटीडीज कहते हैं, दीज आर डिजीजेस जो आपके सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं एंड दिस कैन बी, एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है HIV एड्स, जिसका अभी तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं है क्योंकि ये आपकी एक वायरल डिजीज है एंड वायरल डिजीज के अगेंस्ट कोई ड्रग्स जो है वो काम नहीं करती हैं. देयर आर नो एंटी वायरल ड्रग्स एज सच. सो वन सच एग्जांपल ऑफ सच disease is HIV AIDS. Now next problem is early marriage, जो अब तो काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है. So early marriage before puberty. प्यूबर्टी इज द एज जहाँ पे इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली बहुत एक्टिव हो जाता है, जब उसके रिप्रोडक्शन के लिए इट इज रेडी, तो उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं. लेकिन अर्ली मैरिजेस ऐसी भी होती है जिसमें प्यूबर्टी से पहले ही मैरिज कर दी जाती है, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द फीमेल. सो इसीलिए ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने हैं आज भी. ऑल्दो अर्ली मैरिजेस अब आजकल कम है, बट दीज आर स्टिल सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो अभी भी सोसाइटी में प्रेजेंट है. नाउ इनसे डील करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं? सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि आप सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करें. तो पहली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि आप सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करें. देन अवेयरनेस. सेकंड क्या हो सकता है कि आप अडोलेसेंट एज में जो आपके इंडिविजुअल हैं उनमें अवेयरनेस दें अबाउट द STDs एंड आपके किस तरीके से अबाउट द सेक्स एजुकेशन एंड स्टफ. सो बेसिकली स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द सेक्स एजुकेशन, setting awareness in adolescents about sex education. Then थर्ड क्या है, आप एडल्ट्स में भी अवेयरनेस प्रोवाइड करें अबाउट द बर्थ कंट्रोल, अबाउट इनफर्टिलिटी. सो एडल्ट्स में आपने क्या क्या अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है? एडल्ट्स में आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है कि आपके बर्थ कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी से कैसे डील कर सकते हैं, एंड आपके जो भी इन्फेंट है आपको उसकी केयर कैसे करनी है आपके पोस्ट बर्थ केयर ऑफ चाइल्ड. ठीक है. देन अवॉइड फीमेल फिटेसाइजेस, यानी आपकी जो फीमेल जो है उसको कई बार क्या होता है कि आपके अगर पता चलता है कि फीमेल है पैदा होने वाली है तो वो अवॉइड करना. तो फीमेल फिटिसाइड को कर्टेल करना. फोर्थ इज कर्टेलिंग फीमेल फिटिसाइड. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनसे डील करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं ताकि आपके इंडिविजुअल, देखिए बर्थ कंट्रोल अगर आप अवेयर करेंगे तो आपके ओवर पॉपुलेशन नहीं होगी. जैसे आजकल एक एजेंडा चलता है हम दो हमारे दो, तो इन सब आपके अवेयरनेस प्लानिंग से यही है कि आपके जो बेसिकली पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े और आपके जो एडोलेसेंस में जो आपके बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन मिले ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है वो कम हो, सेक्स एजुकेशन अच्छे से दी जाए. और इसके अलावा जो मोर्टेलिटी रेट है कम करने के लिए उसके लिए आप बेसिकली एजुकेट करें मदर्स को जो कि प्रेग्नेंट हैं कि कैसे केयर करनी है उस दौरान और क्या क्या आपको जो पोस्ट आपका जो चाइल्ड का बर्थ है क्या क्या उसके लिए आपको प्रिकॉशंस बरतनी है और कैसे उसकी केयर करनी है. एंड ऑल्सो फीमेल फिटिसाइड को प्रिवेंट करना बिकॉज इट इज़ वेरी इलीगल. नाउ जो सेक्स डिटेक्शन है उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम अमीनोसेंटोसिस कहते हैं जो कि आजकल बैन कर दिया गया है. नाउ देयर इज अ टेस्ट जिसे हम अमीनोसेंटोसिस बोलते हैं.
इसके अंदर क्या है कि इस टेस्ट से आपका जो भी बच्चा है जो अभी पैदा नहीं हुआ है, विच इज एट अ फीटस स्टेज, उसका आप सेक्स डिटरमिन कर सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. तो किया क्या जाता है कि जो मदर है उसके जो आपका फीटस जो बन रहा है उसके आसपास फ्लूइड होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं. तो एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है और उसमें क्रोमोसोमल नंबर जो है, क्रोमोसोम को देखा जाता है. उससे हमें पता चल जाता है कि इट इज मेल और फीमेल. जैसे कि हम जानते हैं कि फीमेल में इट इज XX क्रोमोसोम एंड मेल में इट इज XY. उसके बेसिस पे क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और पता लगाया जाता है कि आपका जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है. सो किया क्या जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है और उसमें क्रोमोसोमल कंटेंट देखा जाता है. जिसके बेसिस पे डिटरमिन किया जाता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड. बट दिस प्रैक्टिस इज बैंड. नाउ दिस प्रैक्टिस इज कंप्लीटली बैंड. नाउ आपके जो भी डॉक्टर हैं वो ये टेस्ट अब परफॉर्म ही नहीं करते हैं और ना ही वो पेरेंट्स के सामने डिस्क्लोज करते हैं कि आपके बच्चे का सेक्स क्या है. सो ये जो है आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है जानना. इसके अलावा अमीनोसेंटोसिस क्या है एंड व्हाई इट इज़ बैंड, यू शुड नो दैट. नाउ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको हम बेसिकली RCH प्रोग्राम भी बोलते हैं. तो ये RCH प्रोग्राम जो है ये है क्या, what it takes into consideration. So RCH प्रोग्राम जो है इसे बेसिकली क्या करता है, वुमेन हेल्थ को कंसिडर करता है, चाइल्ड हेल्थ को कंसिडर करता है, देन थर्ड एडोलेसेंट हेल्थ को कंसीडर करता है. मतलब ये उसके प्रोग्राम में किन किन एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपका मेन फोकस है इस प्रोग्राम का. इट इज अबाउट द वुमेन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, देन एडोलेसेंट हेल्थ, देन फोर्थ इज योर फैमिली प्लानिंग, देन STDs पे एजुकेशन देना भी है इसका एजेंडा. एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट इनफर्टिलिटी. सो इस तरीके के कुछ इसके बेसिकली कुछ एजेंडाज हैं विच इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन, विच बेसिकली इंक्लूड्स की वुमेन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, जिसका ओवरऑल असर आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल में है. देन एजुकेशन ऑन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ताकि आपकी जो खतरनाक बीमारियां हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलती हैं वो कम हो सके. देन टू प्रिवेंट इनफर्टिलिटी एंड इट्स मैनेजमेंट. तो ये जो है इस प्रोग्राम के कुछ एजेंडे हैं विच इट टेक्स इनटू द कंसिडरेशन. नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, जिस तरीके से देखिए एक होता है पॉपुलेशन एक्सपोजर का मतलब क्या है, देखिए एक होता है मोर्टेलिटी रेट. मोर्टेलिटी रेट का मतलब हुआ कि कितने इंडिविजुअल्स जो है दे आर डाइंग पर ईयर. सो दैट इज द डेथ पर ईयर जो है दैट इज योर मोर्टेलिटी. ठीक है. नाउ अनदर टर्म इज नैटेलिटी. नैटेलिटी इज द नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर. तो जब आपका बेसिकली मोर्टेलिटी रेट, बिकॉज आजकल बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस इंप्रूव हो गए तो मोर्टेलिटी रेट आपका इट इज लो. तो जब आपको मोर्टेलिटी लेवल लो है, बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा.
ठीक है। एंड ऑल्सो पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, देयर अदर टू टर्म्स ऑल्सो, जिसे हम बोलते हैं, एक है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के मतलब है कि कितने इंडिविजुअल बाहर से अंदर आ रहे हैं, यानी किसी भी एरिया में कितने इंडिविजुअल आउटसाइड टेरिटरी जो है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में कितने लोग जो हैं बाहर से आके सेटल हो रहे हैं, दैट इज इमिग्रेशन। ठीक है। देन एक अनदर इज ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन मीन्स कितने इंडिविजुअल आपके मान लीजिए इंडिया से बाहर के देशों में जा रहे हैं। तो नेट पॉपुलेशन अगर मैं आपकी बोलूं क्या होगा, नेट पॉपुलेशन जो इन सब फैक्टर्स को हम ध्यान में रख के कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू बेसिकली अगर हम कंसिडरेशन करें, सो आपके बर्थ प्लस इमिग्रेशन, यानी जितने बर्थ हो रहे हैं और जितने इंडिविजुअल आपके देश में आ रहे हैं, उसमें से अगर आप माइनस कर दें डेथ प्लस ई माइग्रेशन, तो आपकी जो है इट विल गिव यू द नेट पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हुआ, जब आपका बर्थ रेट तो बहुत हाई है लेकिन मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। सो यानी जब आपकी नेटेलिटी इज ग्रोइंग फास्टर देन मोर्टेलिटी, कहने का मतलब है जब आपका नेटेलिटी is growing much faster than mortality, तो तब आपकी होती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो यानी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है, इट मींस इट इज योर बर्डन फॉर द सोसाइटी, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन को आप फीड कैसे करेंगे, रिसोर्सेज तो आपके लिमिटेड है, रिसोर्सेज बढ़ नहीं रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो आप इतनी सारी पॉपुलेशन को समेटेंगे कैसे, उनका कैसे ध्यान रखेंगे। अगर एक घर में 5 बच्चे हैं तो आपका अगर बजट उतना ही है, आपकी इनकम उतनी ही है, लेकिन आप बच्चे आपके 5 हैं, तो आप कैसे फीड करेंगे हर एक को इक्वली, कैसे उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, कैसे उनका अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे। नाउ फैक्टर्स गवर्निंग आपके पॉपुलेशन साइज में मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है आपका मोर्टेलिटी, दूसरा फैक्टर है आपका नेटेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ पर ईयर, नेटेलिटी का मतलब हो गया बर्थ पर ईयर, देन थर्ड इज इमिग्रेशन and fourth is e-migration. So these are some of the factors which is governing the population size. Now consequences of overpopulation. अब overpopulation अगर है तो क्या क्या consequences होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी population तो बहुत ज्यादा है, now सबसे अब क्या है, resources are limited, ठीक है। तो सबसे पहला प्रेशर कहाँ पे आएगा, सो लिमिटेड फूड इज अवेलेबल, सो अनेबल टू फीड द पॉपुलेशन, सो पहला होगा अनेबल टू फीड सच हाई पॉपुलेशन, तो आपका यानी फूड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, इंक्रीज्ड फूड रिक्वायरमेंट, देन इंक्रीज्ड फ्यूल रिक्वायरमेंट। फ्यूल रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ जाएगी, अब आपकी पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन जो है, लोगों के पास गाड़ियां, अब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो भी आगे जाके और जाके ज्यादा व्हीकल्स खरीदेंगे और ज्यादा आपके फ्यूल की कंजम्पशन होगी, आपको पॉपुलेशन के हिसाब से रोड पे भी बसेस ज्यादा चलानी पड़ेंगी, तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। थर्ड क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन आपके पास जॉब्स तो लिमिटेड है, अब आप नई जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे ऑल ऑफ द सडन, तो क्या है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, लोग एजुकेटेड होके भी दे आर अनएम्प्लॉयड, उनको काम नहीं मिलेगा।
देन फोर्थ क्या है, इलिटरेसी रेट बढ़ेगा। इलिटरेसी रेट कैसे बढ़ेगा, अब अगर इतनी पॉपुलेशन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर एक घर में 5 बच्चे हैं, अगर 5 बच्चे एक ही घर में है, आप हर एक को इक्वल और अच्छा लेवल ऑफ एजुकेशन कैसे दे पाएंगे। अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है और बच्चे 5 हैं, तो आप उनको सबको इक्वली कैसे अच्छे से पढ़ाई देंगे, कैसे अच्छे से खाना देंगे। तो क्या होता है, आपकी इलिटरेसी रेट बढ़ेगा, बच्चे जो अनपढ़ रह जाएंगे वो ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, देन आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ेगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखिए जब इतनी पॉपुलेशन होगी, आपके ज्यादा रिसोर्सेज वो यूज करेगी, ज्यादा फ्यूल यूज करेगी, तो आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो आपके बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट सब पे आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। आपका फूड आपको ज्यादा चाहिए, फ्यूल ज्यादा चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपका इलिटरेसी रेट बढ़ेगा, आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो इन सब से क्या होगा, हाइजीन कंडीशन लो हो जाएंगी एंड देयर वुड बी इंक्रीज्ड बेसिकली योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इतने हर किसी का हाइजीन लेवल इज नॉट सेम, सो इंक्रीज्ड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एंड सबसे बड़ी बात है, जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो इतनी तो उनके जो बच्चे होंगे आगे, और जो कि अगर ज्यादा उसमें होंगे तो वो उनको पढ़ाएंगे भी नहीं, ना पढ़ाएंगे ना अच्छी हाइजीन कंडीशन देंगे, विच इज अल्टीमेटली नॉट बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल एज फॉर द सोसाइटी एज वेल। सो इस तरीके से ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो ओवर पॉपुलेशन के फेस करने पड़ते हैं, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर फैमिली को बट एज अ कंट्री होल। तो इसीलिए आजकल ये एजेंडा बनाया गया है कि हम दो हमारे दो, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन साइज एंड जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल कि कैसे आप बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम दो हमारे दो पे अमल कर सकते हैं। नाउ बर्थ कंट्रोल है कि किस तरीके से, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं कि आपके बेसिकली आपका जो बर्थ रेट है वो कंट्रोल रहे, बढ़े ना। अगर बर्थ रेट कंट्रोल रहेगा तो आपकी पॉपुलेशन साइज भी मैनेज्ड रहेगा। तो इसके अंदर कुछ नेचुरल मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, देयर आर नेचुरल मेथड्स, ठीक है। देन देयर आर सर्टेन केमिकल या फिर हार्मोनल मेथड्स हम कह सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके हो गए नेचुरल मेथड्स, कुछ हो गए आपके केमिकल, और यू कैन से द हार्मोनल मेथड। देन देयर आर बैरियर मेथड्स, देन देयर आर सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे आपका बर्थ जो है रेट कंट्रोल किया जा सकता है। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल में भी आपके यही मेथड है। बर्थ कंट्रोल इज बेसिकली अ मेथड जिससे आप अपने किस तरीके से आप रेट ऑफ बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके हम दो हमारे दो पे अमल किया जा सके। तो उसमें आपके नेचुरल मेथड्स हैं, केमिकल और हार्मोनल मेथड्स हैं, बैरियर मेथड्स हैं एंड देयर आर सर्जिकल मेथड्स। तो हम एक एक करके इन पे डिस्कशन करते हैं। तो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं, इसको हम बेसिकली आपके नेचुरल एब्सिसेंस भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एज यू नो कि आपके जो फीमेल है वो आपकी फर्टाइल होती है। ओव्यूलेशन आपका बेसिकली जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है उसके 10th डे पे आपके अराउंड ओव्यूलेशन होती है, और ओव्यूलेशन के 4-5 डेज तक वुमेन फर्टाइल होती है, जब आपका एग जो है बेसिकली आपके फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर सकता है एग को। तो आप जो फर्टाइल पीरियड्स हैं
उसके अंदर यू कैन अवॉइड द कोइटस। ठीक है, तो आप बेसिकली ऐसे डेज में जो कोइटस है उसको प्रिवेंट करें। नेक्स्ट है कि जो आपका मेल है वो आपके इजैकुलेशन होने से पहले ही अपनी पेनिस को रिमूव कर ले फ्रॉम द फीमेल सर्विक्स और वजाइना। सो इस तरीके से आपके ये कुछ नेचुरल मेथड्स हैं जो कपल अगर ध्यान रखें तो उनमें आपका बर्थ रेट जो है वो कंट्रोल हो सकता है कि आइदर यू विल अवॉइड द बेसिकली इंटरकोर्स इन दीज डेज जो कि फर्टाइल पीरियड है फीमेल के, और बाकी जो है आपके आपके जो मेल जो है वो टाइमली अपना इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस रिमूव कर दे। दूसरा है आपका, जो हम नेचुरल एब्सिसेंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आपका है जो नेचुरली ही प्रेजेंट है कि जब भी एक लेडी जो है न्यू बॉर्न को बर्थ देती है, जब लैक्टेशन पीरियड होता है बेसिकली जब मदर जो है मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो उस टाइम आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है। तो उस टाइम पे 6 मंथ्स तक आपके जो फीमेल है इट कैन नॉट गिव बर्थ टू, आपके एग प्रेजेंट ही नहीं होते हैं उस टाइम तक आपके फलोपियन ट्यूब में। तो बेसिकली आपके 6 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन जो है there is no egg production। तो इस तरह से ये नेचुरल एब्सिसेंस मेथड है कि एक चाइल्ड के बर्थ के बाद कम से कम 6 महीने तक तो फीमेल फर्टाइल नहीं रहती है, तो इससे आपका नेक्स्ट चाइल्ड में गैप बना रहता है। तो ये आपका हो गए नेचुरल, जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स हैं जिसके अंदर आपके जो मेल है and as well as female they can use the condoms, जिसकी वजह से आप एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं जिससे आपके जो आपका मेल एंड फीमेल पार्ट है वो डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता, जिसकी वजह से अगर जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं दे कैन नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपका बैरियर मेथड है जिससे आप जो है बर्थ रेट जो है कंट्रोल किया जा सकता है। देन है आपके केमिकल मेथड्स। केमिकल और हार्मोनल मेथड्स हम दूसरे कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं। केमिकल एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर वन थिंग। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि जिनके अंदर बेसिकली आपके हार्मोन्स ही होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, जैसे कि आपके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करेंगे आपके बेसिकली फीमेल के जो एग प्रोडक्शन है उसको आपका होने नहीं देंगे। सो इट विल प्रिवेंट एग प्रोडक्शन फ्रॉम ओवरी। तो ये हार्मोनल बेस्ड है, तो ये स्टेरॉइड बेस्ड है, जो जितने भी हार्मोन्स है वो स्टेरॉइड होते हैं। तो ये जो केमिकल या फिर हार्मोनल मेथड है ये आपका है स्टेरॉइड बेस्ड। बट आपकी एक ड्रग है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसे हम सहेली कहते हैं, ये आपकी नॉन स्टेरॉइड ड्रग है एंड इट इज़ वेरी सेफ ड्रग, जो आपके लखनऊ के रिसर्च सेंटर में डेवलप की गई है। सो बेसिकली ये जो हॉर्मोन्स हैं ये कहीं ना कहीं भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है लेना थोड़ा सा डेंजरस कई बार साबित हो सकते हैं क्योंकि स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं। बट आजकल जो है देयर आर ड्रग्स विच आर नॉन साइड इफेक्ट नहीं करती हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि आपको 21 दिन तक लेना होता है फ्रॉम योर 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड देन उसके बाद आप हफ्ते के गैप से आपको फिर शुरू करना होता है। तो दीज आर सम ऑफ द केमिकल मेथड्स। देन देयर आर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का मतलब है आपके यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस डाल दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, अगर आपका स्पर्म प्रोड्यूस हुआ भी है तभी भी एग को फर्टिलाइज नहीं करने देते। और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी आपके बेसिकली 2 तरीके के हैं। एक जो स्पर्म को पहुंचने नहीं देते हैं, जैसे कि आपके हो गए कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया ना। कॉपर का क्या रोल है, कॉपर क्या करता है कि जो स्पर्म है उसकी जो मूवमेंट है
उसको रोक देता है, उसकी मूवमेंट को कम कर देता है। तो स्पर्म जो है वो आपके, अब आपको पता है कि जो फीमेल है उसकी फेलोपियन ट्यूब, जो आपके यूट्रस की जो फेलोपियन ट्यूब है उसके यहाँ पे एम्पुला नाम का रीजन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है और यहीं पे एग प्रेजेंट होता है। सो आपके स्पर्म को इट हैज टू ट्रैवल फ्रॉम यूट्रस टू फेलोपियन ट्यूब यहाँ तक। नाउ अब क्या करते हैं, ये डिवाइसेस आपके यूट्रस में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये डिवाइसेस कॉपर आयन रिलीज करते हैं जो बेसिकली आपके स्पर्म की जो मूवमेंट है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से आपके जो एग जो है वो नहीं होता, फर्टिलाइज नहीं होता। इसके अलावा मल्टीलोड 375, तो ये तो हैं आपके कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जिसे हम आईयूडीज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके हार्मोनल आईयूडीज। हार्मोनल आईयूडीज क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजन वगैरह, जिसकी वजह से आपका जो एग है वो ओवरी से रिलीज ना हो पाए। तो एग अगर ओवरी से रिलीज ही नहीं होगा और प्रेजेंट ही नहीं होगा तो नो मैटर स्पर्म प्रेजेंट हो या ना हो, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इस तरीके के जो आपके हार्मोनल आईयूडीज हैं वो हैं आपके LNG-20 एंड प्रोजेस्टास्टेट। सो प्रोजेस्टास्टेट, प्रोजेस्टास्टेट भी बोलते हैं और प्रोजेस्टासर्ट इज द राइट, बेसिकली प्रोजेस्टासर्ट इज द राइट स्पेलिंग, ठीक है। तो ये जो है ये स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही रिलीज करते हैं जो आपके बेसिकली ओवरी से आपके एग को रिलीज ही नहीं होने देते, तो एग यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो स्पर्म अगर होगा या नहीं होगा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज सेम एज हार्मोनल ड्रग्स। देन इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स क्या है कि कई लोग आपके क्या करते हैं, आपके देयर आर इंजेक्शंस विच आर बेसिकली देयर जो आप लगाते हैं एज, मतलब आपके कई इंजेक्टेबल हार्मोन्स में भी कई इंडिविजुअल्स लेते हैं। एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो होते हैं जो आपके, जैसे मान लीजिए यू हैड अनसेफ सेक्स एंड, तो उस कंडीशन में जो टैबलेट्स आर अवेलेबल कि आपके इमरजेंसी कंडीशन में 24 से 48 आवर तक काम कर सकती है, तो उस केस में आपके इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए जाते हैं। देन देयर आर सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में आपके दो हैं, वन इज द वैसेक्टोमी एंड द अनदर इज ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो मेल में वास्ट डिफरेंस होती है, जो वास्ट डिफरेंस होती है, इट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, उसको सर्जिकली कट किया जाता है एंड देन ज्वाइन किया जाता है ताकि वो ब्लॉक हो जाए। तो इस तरीके से आपके जो स्पर्म है वो बनते तो हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वास्ट डिफरेंस ही अल्टीमेटली आपके ट्रांसफर करती है स्पर्म्स को। तो इस तरीके से स्पर्म्स बनते तो हैं बट इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। देन ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी में आपकी बेसिकली फीमेल्स में जो फेलोपियन ट्यूब होती है, तो यहाँ पे जो फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब होती है उसको आपका बेसिकली कट एंड ज्वाइन किया जाता है। नाउ आपका एग भी रिलीज होता है, लेकिन बिकॉज आपका वहां पे कट एंड ज्वाइन किया हुआ है तो स्पर्म जो है वो एंटर तो करता है लेकिन आपके एम्पुला रीजन तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि आपने जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया है। तो इस तरीके से ये आपके सर्जिकल मेथड्स हैं, जिसके अंदर वैसेक्टोमी जो है वो आपके मेल्स में किया जाता है जहाँ पे वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है कट एंड ज्वाइन करके, एंड ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल्स में किया जाता है जहाँ पे उनकी फेलोपियन ट्यूब को कट एंड ज्वाइन किया जाता है ताकि आपके जो स्पर्म है वो पहुंच ही ना पाए फेलोपियन ट्यूब तक, क्योंकि वहां पे उनका एक बैरियर हो गया, आपने कट एंड ज्वाइन किया हुआ है तो ब्लॉक करी हुई है।
नाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, इसको हम बेसिकली आपका अबॉर्शन बोलते हैं। ये उन कंडीशन में करी जाती है जहाँ पे या तो ऐसा है कि आपके जो फीटस है इट इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, तो हमें पता है कि एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी टेक बर्थ, कि आपका फीटस जो है उसकी इस तरीके की कंडीशन है कि वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको उस टाइम पे टर्मिनेट करनी पड़ती है प्रेगनेंसी। एंड कई केसेस में इलीगल अबॉर्शन भी किया जाता है विच इज़ नॉट गुड, एंड वो डॉक्टर्स एंटरटेन भी नहीं करते हैं। एंड बेसिकली अबॉर्शन का जो पीरियड है वो 3 मंथ्स तक होता है। अगर 3 मंथ्स के बाद हो तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि तब आपकी मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुकी होती है फीटस में। सो बेसिकली आपके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डॉक्टर्स तभी करते हैं जब आपका फीटस जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है और डॉक्टर्स को पता है कि फीटस जो है वो आपका बर्थ टाइम से पहले ही इट वुड नॉट ग्रो, तो इस केसेस में आपका मेडिकल टर्मिनेशन की जाती है प्रेगनेंसी, जिसे हम अबॉर्शन बोलते हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमने आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लिया है, जिसके अंदर हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स और किस तरीके से आपके क्या क्या मेथड्स है बर्थ कंट्रोल के, ये सब हमने पढ़ा है। तो ये चैप्टर सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी अच्छा है और आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अदरवाइज कुछ नहीं भी समझ आया हो तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में हमें बताना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।